दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संसदीय समितियों के बारे में। और इस लेक्चर में हम लोग संसद से रिलेटेड जो समितियां हैं जैसे कि अस्थाई समिति और अस्थाई समिति, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और जो महत्वपूर्ण समिति है जैसे कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, तो ये तीनों जो समितियां हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो तो इसीलिए इसका महत्व ज़्यादा हो जाता है। और एक बात मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो लेक्चर है ये बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसके अलावा आप यदि और कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये लेक्चर इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो पहली जो क्वेश्चन आती है मन में तो वो आती है कि भारत में जो संसद हैं, जो संसदीय समितियां हैं, तो यहाँ ऊपर में संसदीय समितियां मैं लिख देता हूँ, संसदीय समितियां, क्योंकि वहाँ छूट गया है। तो भारत में जो संसदीय समितियां हैं वो दो प्रकार की होती है, एक तो अस्थाई और दूसरा आपका तदर्थ। तदर्थ मतलब होता है अस्थाई समिति। अस्थाई समिति आप यदि किताब में देखेंगे तो ज़्यादातर किताबों में अस्थाई के जगह आपका तदर्थ लिखा हुआ है। तो अब आखिर ये दोनों समितियों का निर्माण क्यों किया जाता है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि संसद जो है कितनी बड़ी संस्थाएं हैं, वहाँ पर तरह तरह के विधेयक आते हैं जिसका कि सभी लोगों को उतना जानकारी नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर जो सदस्य की जो योग्यताएं हैं चुनने के, वो शिक्षा के आधार पर नहीं है। सब लोग शिक्षित वहाँ जाते नहीं हैं, पहुँचते नहीं हैं। तो इस कारण से वो समितियों के द्वारा उस विधेयक को, वहाँ की कार्य प्रणाली को देखा जाता है। तो जिसके लिए वहाँ पर अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार की समितियाँ का निर्माण किया जाता है। अब यदि हम इसको अलग अलग करें कि आखिर अस्थाई समिति क्या होता है, तो अस्थाई समिति जो है वह आपका, उसका जो प्रकृति है, उसका जो मतलब उसका जो नेचर है वो आपका अस्थाई होता है। वो आपका कभी भी निरस्त्र नहीं होता है, यानी कि उसका कभी भी अस्तित्व खतरे में नहीं पड़ता, यानी कि अस्तित्व हमेशा बना हुआ रहता है, वो एक अस्थाई है। और यदि अस्थाई समिति की बात किया जाए तो वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए लाया जाता है। विशेष प्रयोजन का मतलब ये हुआ कि कोई समिति मान लिया जाए यदि आपका पर्यावरण से संबंधित है, उसके लिए चाहिए कोई अस्थाई समिति, तो उसके लिए वो लाया जाएगा। अब सपोज दैट मान लिया जाए किसी प्रकार का आपका मतलब ये घोटाला हो गया, जैसे कि आपका बैंक से संबंधित घोटाला हो गया, या फिर और कोई आदमी पैसा लेकर के भाग गया, जैसे कि आपका मतलब वो नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया, तो उससे संबंधित कोई जांच करनी है, तो फिर आपका अस्थाई समिति उसकी जांच करेगा। और इसीलिए वो अस्थाई समिति को बनाया जाता है। और जब इसका काम समाप्त हो जाता है तो वो अस्थाई समिति क्या होता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर अस्थाई समिति में कौन कौन सी समिति आती है। तो इसमें जो पहला जो लिखा हुआ था, आगे भी आपने देखा होगा कि लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। उसके बाद फिर आपका है, दूसरा है आपका प्राक्कलन समिति। सभी का जैसे काफ़ी सारे समितियां हैं, तो उतना तो खैर लिख पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर ज़्यादा देर का वीडियो हो जाता है, इसी कारण से वो थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं हो पाता है। इसके बाद जो है आपका सार्वजनिक उद्यम से रिलेटेड है समिति, सार्वजनिक उद्यम से समिति है। फिर आपका विशेषाधिकार समिति है, विशेषाधिकार से रिलेटेड समितियां हैं। फिर आपका याचिका से रिलेटेड समिति है। तो इसी तरीके से काफ़ी सारी समितियां हैं, जैसे कि आपका आवास समिति है, और भी समिति है, जैसे पुस्तकालय समिति है। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी
कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन ऊपर का जो 3 है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। अब आते हैं जो समितियां हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब जो समितियां हैं उसमें से पहला है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति में मेनली क्या होता है, इसका जो काम होता है वो काम है आपका बजट से संबंधित जो अनुमान है उसकी जांच करना और उसमें बताना कि कहाँ कम खर्च हो सकता है, कहाँ सुधार हो सकता है, कहाँ और अच्छा बेहतर बनाने के लिए जो सुझाव होता है उसको दिया जाना। ये प्राक्कलन समिति का काम हुआ, वो कब, बजट में। और उसमें कहाँ कहाँ सुधार कर करके और पैसे को कम खर्च किया जा सकता है, प्रशासन में कहाँ कुशलता आ सकती है, यदि इसके लिए कोई और अदर ऑप्शन है जैसे कि आपका वैकल्पिक नीति है तो उसे भी स्वीकार करने की बात की जाती है। तो ये आपका प्राक्कलन समिति से रिलेटेड कार्य हो गया। अब ये होता कैसा है, इसमें कहाँ के सदस्य होते हैं, तो इसमें आपका मुख्य रूप से लोकसभा के सदस्य होते हैं, एल से लोक, एस से सभा, लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये आपका 30 सदस्य होते हैं। और इसका एक दूसरा भी नाम है, वो है अस्थाई मितव्ययिता समिति। प्राक्कलन समिति को हम लोग अस्थाई मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। और यदि इसके इतिहास के बारे में जानने की प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ, किसके सिफारिश पर आखिर इसका गठन किया गया था, तो स्वतंत्रता के बाद जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस एक जॉन मैथाई की अध्यक्षता में यानी इनकी सिफारिश में इस समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था, तो ये आपका 1950 में किया गया था जॉन मैथाई के अध्यक्षता में। और उस समय टोटल मेंबर जो थे वो आपका 25 मेंबर से ये समिति की शुरुआत हुई थी। बाद में फिर 1956 के समय इस समिति में 30 सदस्यों को लाया गया, मतलब 30 सदस्य कर दिया गया। और इसकी जो नियुक्ति है इसकी नियुक्ति कैसे होगी, तो इसकी नियुक्ति समानुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर इसकी नियुक्ति होती है। तो इसकी नियुक्ति समानुपातिक प्रतिनिधि, ऐसे लिखेंगे, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर इनकी नियुक्ति होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज थे जो प्राक्कलन समिति से संबंधित हैं। अब यदि दूसरे समिति की बात की जाए तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के इतिहास के संदर्भ में यदि देखा जाए तो ये भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय यह अस्तित्व में आ गया था। और इसका गठन जो है, जब ये समिति, इसके सुझाव में उस समिति का गठन था लिखा हुआ, लेकिन वो समिति 1921 में लोक लेखा समिति का गठन हो गया। फिर उस समय इसकी अध्यक्षता काफी कम लोगों के द्वारा की जाती थी, अध्यक्षता और उसके जो सदस्य थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसके अध्यक्षों की संख्या 22 कर दी गई, और जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल थे। एल से लोक, एस से सभा, आर से राज्य, आर से सभा। तो ऐसे करके शॉर्टकट में लिखते हैं। तो 22 सदस्य थे, जिसमें से 15 लोकसभा के थे और 7 राज्यसभा के थे। तो दोनों मिलाकर करके आपका 22 हो जाता है। इसके अलावा जो है 1967 में एक समिति के द्वारा अध्यक्ष जो है वह विपक्ष के नेता को, विपक्ष से जो भी मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, उसको नियुक्त करने की बात की गई थी। और यदि इसके कार्य की बात की जाए तो एक संस्था होता है CAG, जिसका नाम है, फुल फॉर्म हिंदी में बोले तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके जो वार्षिक रिपोर्ट आते हैं, जो ईयरली रिपोर्ट आते हैं, उसकी जांच करना लोक लेखा समिति का कार्य होता है। और फिर इसका परीक्षण करने के बाद फिर इसे
संसद में प्रस्तुत करना भी लोक लेखा समिति का कार्य करना, लोक लेखा समिति का यह कार्य होता है। और जहाँ पर भी लोक लेखा समिति, यदि कोई आपका, जैसे कि आपका राफेल भारत सरकार खरीद के लाई, तो वो इस चीज़ की जांच करेगी, लोक लेखा समिति इस चीज़ की जांच करेगी कि आखिर उसमें ज़्यादा खर्च तो नहीं हुआ, कहीं क्षति तो नहीं हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ, कहीं पर आपका भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ की जांच करना लोक लेखा समिति का कार्य है। जैसे कि आपको याद है होगा कि काफ़ी पहले आपका 2G स्पेक्ट्रम आया था, तो उसमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ उससे संबंधित जो भी जांच हुआ था वो लोक लेखा समिति के अंदर हुआ। फिर जाके जब संसद में प्रस्तुत हुआ तो फिर और तरह तरह की बातें निकलने लगी, तब फिर इसका जांच को और आगे बढ़ाया गया। तो जो आपका फर्स्ट लेवल का जो एग्जामिन हुआ, जो आपका प्राइमरी लेवल का जो जांच हुआ, वो आपका लोक लेखा समिति के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा और देखें तो सरकारी उपक्रम से संबंधित, इसमें इसका मेनली काम क्या होता है कि जो सरकार की योजनाएं, सरकारी उद्यम जो है, उससे रिलेटेड जो भी जांच होगी, जो भी खर्च वर्च को देखा जाएगा, तो वो सरकारी उपक्रम से संबंधित जो समितियां हैं उसके द्वारा देखा जाएगा। इसके अलावा जो CAG है, यदि ये किसी प्रकार का सुझाव देता है तो ये उसकी जांच करना भी इनका मुख्य रूप से कार्य हुआ। इसके अलावा सार्वजनिक उद्यमों में का प्रबंध जो करने का काम होता है वो उसी समिति का कार्य होता है। और समय समय पर इस समिति में काफ़ी सुधार भी किए जाते हैं, जैसे इसका अध्यक्षों को चेंज भी किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें कई कार्य होते हैं। और इसके जो सदस्यों की संख्या है वो आपका 22 सदस्य हैं, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य हैं। और समिति के जो अध्यक्ष हैं लोकसभा द्वारा, उन सदस्यों का नामांकन किया जाता है और इससे संबंधित सदस्य को चुना जाता है। तो ये सरकारी उपक्रम से संबंधित कुछ काम थे और इसके सदस्य थे। और इसके सदस्यों से जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार आ जाते हैं कि सार्वजनिक उद्यम से संबंधित जो समिति है इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। तो ये मेनली मुख्य रूप से याद करने योग्य बात है। और दूसरा जो है कि ये किस समिति के द्वारा लाया गया था और कब लाया गया था, तो यह 1964 में आपका कृष्ण मेनन समिति एक है, कृष्ण मेनन समिति के द्वारा यह लाया गया था। तो ये कुछ बेसिक चीज़ था जिसे कि याद रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब आते हैं याचिका समिति। याचिका समिति में का मुख्य काम है कि सार्वजनिक महत्व से रिलेटेड जो भी मामले, याचिका हो चाहे आवेदन हो, उस पर विचार करती है। और इसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। और देखें तो विशेषाधिकार समिति, ये एक अर्ध न्यायिक प्रकृति की संस्था है। यह सदन और इसके सदस्यों के विशेष अधिकार हनन से संबंधित मामले की जांच करती है। हमें पता है कि संसदीय जो सदस्य होते हैं उसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि सामूहिक विशेषाधिकार होते हैं, सामूहिक विशेषाधिकार और व्यक्तिगत विशेषाधिकार। तो ये दोनों विशेषाधिकार होते हैं और ये आपका आर्टिकल 105 के अंतर्गत होते हैं। तो ये जो विशेषाधिकार होते हैं इसकी जांच करना मेनली विशेषाधिकार समिति का कार्य हुआ। और इसमें 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो दोनों मिला करके 22 सदस्य होते हैं। तो इस तरीके से ये आपका 4-5 जो इम्पोर्टेंट समितियां थी उसे हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो दोस्तों, आपको ये सेशन यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।